नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। सीधा आपको लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का शुभारंभ करते हुए और जेपी नड्डा को आप यहां पर देख रहे हैं, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। भारत आज एक भरोसेमंद और जिम्मेवार वैश्विक साझेदारी के रूप में पहचान बना रहा है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और विकसित भारत एट 2047 जैसे अभियानों ने मैन्युफैक्चरिंग, नवाचार और मानव विकास को नई दिशा दी है। G20 की अध्यक्षता और वैक्सीन कूटनीति में भारत की भूमिका ने हमारी वैश्विक जिम्मेदारी और क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाया है और दुनिया ने पहचाना है। इस परिवर्तन के सबसे स्पष्ट झलक स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में देखने को मिलती है। पिछले वर्षों में भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था का विस्तार अभूतपूर्व रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आज 62 करोड़ से अधिक लाभार्थी स्वास्थ्य के सुरक्षा के दायरे में हैं। अब तक 10 करोड़ से अधिक अस्पताल में भर्ती उपचार इस योजना के माध्यम से संभव हुए हैं और 1,30,000 करोड़ से अधिक का स्वास्थ्य व्यय सरकार द्वारा वहन किया गया है, जिससे कमजोर वर्गों को गंभीर आर्थिक बोझ से बचाया जा सका है। इसके साथ ही देश भर में 1,80,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए। इन केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं केवल इलाज तक सीमित न रहकर रोकथाम, जिसे हम प्रिवेंटिव कहते हैं, प्राथमिक देखभाल, गैर संचारी रोगों की जांच, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और बुजुर्गों की देखभाल तक के विस्तारित रूप को हमने दिया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब तक लगभग 84 करोड़ 70 लाख आभा आईडी कार्ड बनाई जा चुकी है और बड़ी संख्या में डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार किए गए हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाएं में पारदर्शिता, पोर्टेबिलिटी और दक्षता सुनिश्चित हुई है। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। 2014 में जहां देश में लगभग 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या 800 से अधिक हो चुकी है। एमबीबीएस की सीटों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे भविष्य में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की उपलब्धता सुदृढ़ होगी। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगाए और दुनिया को वैक्सीन तथा आवश्यक दवाओं की आपूर्ति कर एक भरोसेमंद वैश्विक साझेदार की भूमिका निभाई है। इन प्रयासों के आधार पर भारत आज एक वैश्विक फार्मास्यूटिकल हब के रूप में स्थापित हो चुका है। भारत दुनिया की लगभग 20% जेनरिक दवाएं और करीब 60% वैश्विक वैक्सीन मांग की आपूर्ति करता है। हमारे फार्मा उत्पाद 200 से अधिक देशों में निर्यात होते हैं और अमेरिका से बाहर 650 से अधिक यूएस एफडीए अनुमोदित मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां भारत में स्थित हैं। पिछले दशक में किए गए नीतिगत सुधारों ने एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, से लगभग फॉर्मुलेशन, अनुसंधान, रिसर्च, विकास और निर्यात तक पूरे फार्मा वैल्यू चेन को मजबूत किया है। पीएलआई योजना के अंतर्गत 48 महत्वपूर्ण बल्क ड्रग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं को पूर्ण रूप से कार्यान्वित होने पर प्रमुख एपीआईज में आयात निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है। वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने
एक महत्वपूर्ण रणनीति की घोषणा की है, जिसका नाम है बायोफार्मा शक्ति। यह पहल 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय आवंटन के साथ 5 वर्षों में लागू की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक बायोफार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना है। यह राष्ट्रीय रणनीति भारत को बायोलॉजिक और बायोसिमिलर दवाओं का निर्माण, अनुसंधान, परीक्षण और रेगुलेशन को मजबूत करेगी। इन दवाओं का उपयोग कैंसर, डायबिटीज, ऑटो इम्यून रोगों जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में किया जाएगा। बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहले इस प्रगति को और गति दे रही हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर विकसित किया जा रहा मेडिकल डिवाइस पार्क बेहतर कनेक्टिविटी और साझा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक विश्वसनीय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के रूप में उभर रहा है। इस पूरे प्रयास में केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत सहयोग अत्यंत आवश्यक है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर नीति और दृष्टि प्रदान करती है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार जैसे राज्य भूमि, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल मानव संसाधन और निवेशकों को सुविधाएं उपलब्ध कराकर इसे धरातल पर उतारते हैं। 1472 एकड़ में फैला ललितपुर फार्मा पार्क और उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डिवाइस नीति 2023 इस सहयोग के सशक्त उदाहरण है। विकसित भारत 2047 की दिशा में फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और वैश्विक नेतृत्व के महत्वपूर्ण स्तंभ होंगे। सरकार, उद्योग, राज्यों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर इस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि यह कॉन्क्लेव नए निवेश, नई साझेदारियों और दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा देगा। आप सभी को इस कॉन्क्लेव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद माननीय। और देखिए, राजधानी लखनऊ में फार्मा दिग्गजों का ये महाकुंभ इस वक्त देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी नजर आ रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा को भी आपने सुना। उत्तर प्रदेश में किस तरह से डबल इंजन की सरकार और विजन 2047 विकसित भारत का जो यहाँ पर लेकर चला जा रहा है, निवेशकों का महाकुंभ भी देखने को मिला था, उसका जिक्र करते हुए नजर आए। साथ ही अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी यहाँ पर होगा। जब सीएम योगी की तरफ से जब संबोधित किया जाएगा अब से कुछ ही देर बाद, तो उस दौरान उत्तर प्रदेश ने किस तरह से एक इतिहास रचा है और जिसका जिक्र लगातार सीएम की तरफ से किया जाता है कि अब ये बीमारू राज्य नहीं रहा, उत्तर प्रदेश रहा, उसका भी जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के इस प्रथम फार्मा कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में इस समारोह में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, एमएसएमई विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य, रेमकी ग्रुप के फाउंडर
सयोध्या रामी रेड्डी जी, सदस्य नीति आयोग डॉक्टर विनोद के पॉल जी, सन फार्मा के श्री दिलीप सांघवी जी, चाइंडस लाइफ साइंसेज के श्री पंकज पटेल जी, मैनकाइंड फार्मा के श्री रमेश जुनेजा जी, डॉक्टर रेड्डी लैब श्री सतीश रेड्डी जी, टोरंट फार्मा के श्री जीनल मेहता जी, एमएसएन लैब के चेयरमैन श्री एमएसएन रेड्डी जी, संदीप जैन जी, वी कृष्ण मोहन जी, आदित्य बर्मन जी, अमिताभ दुबे जी, और आज के इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश और भारत सरकार से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, पूर्व ड्रग कंट्रोलर जनरल और उत्तर प्रदेश सरकार के फार्मा सेक्टर के एडवाइजर डॉक्टर जीएन सिंह जी, अवनीश अवस्थी जी, दीपक कुमार जी और उपस्थित इस फील्ड से जुड़े हुए हमारे सभी स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं प्रदेश के इस पहले फार्मा कॉन्क्लेव के इस उद्घाटन सत्र के अवसर पर आप सभी का मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, जो केंद्र सरकार के बजट सत्र के कारण स्वयं यहां पर भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपना संदेश अभी वर्चुअल मोड पर हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। मैं उनके इस शुभकामना के लिए उनके प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे कहानी देखी है और पढ़ी है और जिसके बारे में हमने अभी इस फील्ड से जुड़े हुए जितने भी कैप्टन हैं उनके विचारों को सुना है, वह हम सब के लिए एक नया प्रोत्साहन भी है और एक प्रेरणा भी। क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी, एक लंबे अंधकार के कालखंड से उभार करके जब हम लोग इस स्थिति में आए कि अब हम लोग आपके लिए सही मायने में एक लंबे समय के लिए रेड कारपेट को बनाए रख सकते हैं, तब हम लोगों ने आपको इस कॉन्क्लेव के लिए यहां पर आमंत्रित किया है। और इस पहले कॉन्क्लेव के अवसर पर जब उत्तर प्रदेश ने उसके लिए उस प्रकार की तैयारियां की हैं, पूरी होमवर्क करने के बाद हम लोग यहां पर आए हैं। मुझे याद है जब हम लोगों ने आज से 5 वर्ष पहले मैंने डॉक्टर जीएन सिंह जी से इस बारे में अनुरोध किया था कि वे उत्तर प्रदेश सरकार के फार्मा के एडवाइजर के रूप में अपनी सेवाएं दें, तो उनको शुरू में थोड़ा हिचकिचाहट थी। मैंने कहा आप आइए और जिस भी रूप में आप यहां पे हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे हमें प्रसन्नता होगी। और उनको हमने जिम्मेदारी दी थी कि हाँ, आप इस प्रयास को थोड़ी भी गति देंगे तो उसका लाभ होगा। और इसके बाद हमारी ये कार्रवाई आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसमें हम लोगों ने ललितपुर में, क्योंकि ललितपुर हमें उस समय इसलिए चयन करना पड़ा था जिससे एनजीटी के प्रकोप से बचा करके हम लोग इंडस्ट्री को यूपी के अंदर लाने में आसानी से हमें एक आसान रास्ता हम उपलब्ध करवा सके। बहुत ही अच्छा प्राकृतिक वातावरण है, पर्याप्त जल संसाधन है। और ललितपुर के बारे में कहते हैं कि ललितपुर न छोड़ियो, यानी ललितपुर के बारे में कहा जाता है कि जो ललितपुर एक बार आता है तो उसके मन में हमेशा एक भाव रहता है कि ललितपुर को अब कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्राकृतिक दृष्टि से भी
और संसाधनों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण जनपद होने के नाते हम लोगों ने प्रदेश के पहले फार्मा पार्क के लिए वहां पे लैंड अधिग्रहित की और अब वहां पर उसे विकसित करके आवंटन की कार्रवाई को हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए आपने देखा होगा कि जो देश का जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग इसी माह तक हम लोगों का प्रयास है कि हम इसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित करें। इसी से सटे हुए लगभग 350 एकड़ के एक क्षेत्रफल में हम लोगों ने मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और तेजी के साथ इसे हम विकसित कर रहे हैं। आगे की उन संभावनाओं को लेकर के मुझे याद है जब कुछ वर्ष पहले आईआईटी मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा कि हम मेडिकल के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने कहा आईआईटी को मेडटेक का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा हमारे पास इतना पैसा नहीं। हमने कहा राज्य सहयोग करेगा। मैंने उस समय के हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और वर्तमान में एडवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री अवनीश अवस्थी जी, उनको मैंने कहा कि भाई आप आईआईटी कानपुर के प्रोडक्ट हैं, आप एक बार वहां जाके देखें तो इसके बारे में क्या हो सकता है। और वे गए और उसके बाद आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के हम लोग मेडटेक के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने के समय हम लोगों ने उस समय कहा भाई हम राज्य की तरफ से 50 करोड़ देंगे। और आप आश्चर्य करेंगे कि इस समय 1200 करोड़ रुपए का एक मेडटेक का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहां बहुत अच्छे ढंग से विकसित हो रहा है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है और आईआईटी कानपुर के एलुमनाई उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। उस पूरे सेंटर को विकसित करने के लिए बहुत अच्छे ढंग से विकसित कर रहे हैं। एसजीपीजीआई दूसरे सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो इसके बारे में यहां पर हमारे नीति आयोग के माननीय सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल जी ने जो बात यहां पर कही है कि उत्तर प्रदेश में पहले से इस प्रकार की संभावनाएं हैं। हमारे पास नेशनल लेवल की 4 सेंट्रल लेबोरेटरीज यूपी के अंदर पहले से मौजूद हैं। सीडीआरआई है, एनबीआरआई है, इस प्रकार की पूरी लाइब्रेरी इसी लखनऊ में मौजूद हैं। तमाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पे पहले से मौजूद उत्तर प्रदेश में मौजूद है। और उत्तर प्रदेश के अंदर फार्मा सेक्टर के लिए सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है और सबसे बड़ा वर्क फोर्स भी यूपी के अंदर आपको यहां पे प्राप्त हो सकता है। और इस दृष्टि से आज यूपी के अंदर जिस प्रकार का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने अगर यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करेंगे तो मुझे याद है आज से 9 वर्ष पहले हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थी और आज भारत के 55% एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है। उत्तर प्रदेश के पास देश की 55% एक्सप्रेसवे यूपी के पास है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी इंटरनेशनल और इंटरस्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है। हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, तहसील और ब्लॉक मुख्यालय 4 लेन और 2 लेन के साथ हमारी जुड़ी हुई है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है। बेहतर कनेक्टिविटी है, पर्याप्त जल संसाधन है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास। देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन, देश का पहला इनलैंड वाटरवे, देश की पहली रैपिड रेल और देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट रखने वाला राज्य आज उत्तर प्रदेश है। मुझे याद है आज से 9 वर्ष पहले एक सपना होता था। मुझे अगर दिल्ली जाना होता था गोरखपुर से तो मुझे पहले गोरखपुर से लखनऊ आना होता था, लखनऊ से फिर मैं दिल्ली जाता था। गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने मुझे 6 घंटे लगते थे।
और फिर यहां से फ्लाइट पकड़ता था दिल्ली के लिए। आज यूपी की कनेक्टिविटी क्या है? आज कोई लखनऊ से गोरखपुर जाना चाहेगा तो मात्र 3 घंटे में पहुंच सकता है, यानी 6 घंटे की दूरी को 3 घंटे में की गई है। 4 लेन की कनेक्टिविटी से, हाईवे से भी और एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा हुआ है। गोरखपुर से एक फ्लाइट चलती थी और वह भी कभी कभी। आज वहां से 14 फ्लाइट चल रही हैं, देश के अलग अलग सिटी के साथ जुड़ी हुई है। हमारे वर्तमान में 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। उस समय केवल 2 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील थे, 2 आंशिक रूप से थे। आज नए एयरपोर्ट बने हैं, 4 हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी महीने हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से समर्पित करेंगे राष्ट्र को। यानी कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और बेहतरीन निवेश के अवसर उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश देश के उन बड़े राज्यों में एक है जिसने अपना फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाया है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने केवल भौतिक विकास के बारे में, हमने पर्यावरण को भी बेहतरीन ध्यान दिया है और उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष में अपने फॉरेस्ट कवर को भी तेजी के साथ विकसित किया है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर पिक एंड चूज नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के पास अपनी 34 सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, हर एक फील्ड की अपनी पॉलिसी। कोई भी निवेशक आएगा, सिंगल विंडो के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसे सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। इंसेंटिव वितरण के लिए मैं स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करता हूं कि अगर किसी निवेशक ने, किसी इन्वेस्टर ने यहां निवेश किया है तो पॉलिसी के दायरे में रहकर के उसको हमने समय पे उसका इंसेंटिव दिया है कि नहीं दिया है, और फिर इसमें हर एक स्तर की जवाबदेही भी तय होती है। अक्सर होता क्या था कि सरकारें वायदा तो करती थी, लेकिन देने की जब बात आती थी तो उसमें कुछ न कुछ ऐसे लोगों लगा लेते थे कि वह कभी भी सुलझता नहीं था। हमने कहा भी नहीं, जब सरकार ने एक बार कह दिया है, बहुत बार होता है सरकार बदलती है, हमने कहा भी सरकार सरकार होती है, व्यक्ति बदलता है। किसी भी सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है उसका पालन करना अगले का दायित्व बनता है। किसी ने भी यहां पे तय किया हो, 2007 में तय किया हो, 2012 में तय किया हो, 2014 में तय किया होगा, अगर किसी सरकार ने तय किया है उसको हम लागू करेंगे। हमने उसको प्रभावी ढंग से लागू किया, नई पॉलिसीज दी हैं, पॉलिसी के दायरे में बिना भेदभाव के हर एक इन्वेस्टर को उसका इंसेंटिव भी समय पे हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है। उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है, यहां पे अभी हमारे डिप्टी सीएम भी बता रहे थे, हम लोग जब आए थे हमारे पास निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज ज्यादा थे, गवर्नमेंट के कम थे। हॉस्पिटल्स की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत दयनीय स्थितियां थी, और हम लोग तो उन परिस्थितियों से जूझे हैं, देखे हैं। लोग मरते थे, कोई पूछने वाला नहीं था, बीमारी से लोग तड़पते थे, और समाचार पत्रों में, मीडिया में आता था अज्ञात बीमारी से इतने लोग मर गए। बीमारी अज्ञात, आज के समय में भी अज्ञात थी। मुझे एक जनप्रतिनिधि के रूप में इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़नी पड़ती थी। लंबी लड़ाई को हम लोग लड़े, और आज मैं कह सकता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी को हम लोगों ने आज पूरी तरह समाप्त कर दिया है, पूरी तरह समाप्त किया है। यानी ये सरकार की नीयत साफ है, उसकी नीतियां हैं, हर एक व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ ईमानदारी के साथ पहुंच जाए, तो मेरा यह मानना है कि वह सब कुछ किया जा सकता है जो
एक कॉमन मैन के मन में होता है। हम लोग इस बात को बोलते थे। जो जिन परिस्थितियों से उत्तर प्रदेश के लोग जूझ रहे थे, लोग बोलते थे कैसे ठीक होगा। हमने कहा ठीक होगा। ये उत्तर प्रदेश में आप अनुमान करिए 2012 से लेकर के 2017 के बीच में 900 से अधिक दंगे हुए थे। अनुमान कर लीजिए। कोई सिटी ऐसी नहीं थी जहां कर्फ्यू का दौर उस सिटी के अंदर न गुजरी हो। कोई उद्यमी, कोई चिकित्सक, कोई व्यापारी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने गुंडा टैक्स न दिया हो इस दौर में। अराजकता चरम पर थी। यहां का युवा पलायन करता था। सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं थी। परिणाम क्या था? जब सुरक्षा नहीं होगी, जो पहले से उद्यम थे वह भी यहां से प्लान कर रहे थे। जैसे तैसे वे भागने के लिए मजबूर थे। यहां पे सब जुनेजा जी अपनी बात को कह रहे थे। ये उनकी अपनी पीड़ा थी, जहां उनका बचपन बीता। उस धरती को छोड़ना उनके लिए अत्यंत कठिन रहा होगा, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उन्हें अपनी सुरक्षा भी चाहिए थी। और केवल एक जुनेजा जी की बात नहीं थी। ये उत्तर प्रदेश के हर उद्यमी की, हर व्यापारी की, हर उस व्यक्ति की पीड़ा है जिसने उस दौर को देखा है। 2003 से लेकर के 2017 के बीच के उस दौर को देखा है, जब व्यापक कर्फ्यू में अपहरण के लिए यहां पर अपहरण होते थे, फिरौती वसूली करने के लिए। और उन स्थितियों में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने दायित्व मुझे उपलब्ध दिया था, तो हमें इस चुनौती का सामना भी करना था और हर एक नागरिक के मन में एक विश्वास भी पैदा करना था। स्वाभाविक रूप से यह हम पिक एंड चूज से नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने तय किया भाई जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। और हम लोगों ने इस मामले में जब कार्रवाई प्रारंभ की, प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे, भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। मुझे याद है जब मुझे पहला इन्वेस्टर समिट करना था, तब हमारे औद्योगिक विकास के मंत्री आए थे। उन्होंने कहा था कि हम एक यहां पे अपना इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कितने का आप निवेश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट में हम लोग 20,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं।
मैंने कहा बहुत छोटी राशि है, थोड़ा बड़ा सोचो, बड़ी सोच के साथ काम करो, पॉलिसीज तैयार करो। 20,000 करोड़ के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को नहीं आमंत्रित करूंगा। तो उन्होंने कहा अरे कौन आएगा यूपी में? हमने कहा लाना तो है, उस प्रकार की परिस्थिति पैदा करनी है। और आज जब हम यहां पे इस फार्मा कॉन्क्लेव के अवसर पर हैं, मैं आपको कह सकता हूं कि यूपी को अब तक 2017 से अब तक 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से हम लोगों ने 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को अलग अलग समय में यूपी के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग किया है। इनमें ज्यादातर प्रोडक्शन शुरू हो गया है। आज आप देखते होंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट में यूपी देश के अंदर न्यूनतम स्थिति में है, बहुत कम है। हमारे यहां 2.30% है। इतने बड़े राज्य में 25 करोड़ की आबादी में, उस 25 करोड़ की आबादी में कोई उस देश की नहीं जहां की आबादी बूढ़ी हो रही हो, ये उस देश की है जहां पे 56 से 60% आबादी अपने आप में स्किल वर्क फोर्स हो, जवान है, काम कर सकती है, काम कर रही है, कामकाजी है। और उस राज्य के अंदर उस बड़ी आबादी के लिए, उस प्रकार की स्थिति के लिए हम लोगों ने अपने कार्य को, इसके लिए हमें रिफॉर्म करने पड़े, हमें उस प्रकार की सुविधाएं देनी पड़ी, हमें उस प्रकार के अलग अलग सेक्टर में उस प्रकार के परिवर्तन करने पड़े। और आज मैं कह सकता हूं कि हमारे पास लैंड बैंक भी है, हम सुरक्षा भी दे रहे हैं, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहे हैं, और लैंड बैंक की भी सुविधा है। और प्लग एंड प्ले के लिए भी हम लोगों ने विभाग से कहा है कि जितना सस्ता हो सकता उतनी सस्ती लैंड उपलब्ध कराइए, जितनी अच्छी R&D की सुविधा हो सकती है उसको डेवलप करने के लिए, उसके लिए जितना पैसा लगता है। आज यूपी बीमारू राज्य नहीं है, देश की इकोनॉमी का एक ब्रेक थ्रू बनकर के उभरा है। आज रेवेन्यू सरप्लस के रूप में उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है, और इसके लिए जितने भी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग लगाएंगे, लेकिन हमें उस प्रकार के इकोसिस्टम को अपने साथ जोड़ना है। जब सभी लोग प्रयास करेंगे तो परिणाम आएंगे, और परिणाम हम लोग उस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। भी इसी फरवरी माह में दिल्ली में EI कॉन्क्लेव होने जा रहा है, और उससे पहले देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कॉन्क्लेव हुए थे। यूपी को मेडिकल के फील्ड में यूपी क्या कर सकता है, EI के सेक्टर में, मेडिकल फील्ड में EI का क्या रोल हो सकता है, यूपी उस कॉन्क्लेव को यहां पे लीड किया था। और हम लोगों ने उस समय यूपी के लिए EI मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, जिसको हम 3 वर्ष में एक समान रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज वह कार्य जिसको हम यहां फार्मा के रूप में भी, फार्मा कॉन्क्लेव के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा उन सभी कंपनियों का जिन्होंने हमारे साथ इस पहले कॉन्क्लेव के अवसर पर MOU किया है, और उत्तर प्रदेश की फार्मा पॉलिसी पर उन्होंने विश्वास करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर उस प्रकार के निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम पर विश्वास किया है। उसमें अन्ना फार्मा है, बायोजेटा लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड है, शुक्रा फार्मास्यूटिकल है, वाल्टर बुस्नेल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड है, जानविका लैब्स प्राइवेट लिमिटेड है, कोरो हेल्थ GCC है, मार्क लेबोरेटरीज है, हाई ग्लेस लेबोरेटरीज है, रास्पा फार्मा है, रामसंस मेडवर्ड है, कोटेक हेल्थ केयर है। मैं इन सब का
हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पर विश्वास किया है। मैं आज के इस अवसर पर इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करता हूं